नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री में अभी हम पढ़ रहे हैं उपसहसंयोजक रसायन वाला चैप्टर और इसका ये आज जो है 13वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 12 लेक्चर पढ़ लिए हैं और उन लेक्चर को अगर आप सिस्टमेटिक देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो सिस्टमेटिक देखिए। हमने कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाया है। हमने इससे पहले वैलेंसी बाउंड थ्योरी, सहसंयोजकता बंध सिद्धांत भी समझा दिया था और संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर जो उप सहसंयोजक यौगिक रहते हैं उनकी आकृति कैसे बनती हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहता है, ये सारी बातें हमने की थी। अगर सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो सारी बातें समझ में आएगी। अब इसमें जो है संयोजकता बंध सिद्धांत की कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए केमिस्ट्री में ये होता है कि हर जगह जो बात की जा रही है वो जरूरी नहीं है कि हर एक बात लागू हो जाए। तो यहाँ पर उनकी कुछ कमियां थी संयोजकता बंध सिद्धांत की, उन कमियों को दूर करने के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आया। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो दिया था भाई साहब ऑर्जल ने दिया था 1952 में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया गया था। तो इन्होंने भी कुछ जो संकुल यौगिक रहते हैं उनके बारे में कुछ इमेजिनेशन करी कि इस कंडीशन में ये संकुल यौगिक बनेगा तो ये चीज़ होगी, इस टाइप का संकुल यौगिक बनेगा तो ये बात होगी। मतलब संकुल यौगिक अलग अलग प्रकार के होते हैं, अष्टफलकी संकुल यौगिक, चतुष्फलकी होते हैं, वर्गाकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के समतल त्रिकोणीय होते हैं या रेखी होते हैं। जो भी संकुल यौगिक होते हैं, लिगेंडों की संख्या के आधार पर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। किसी संकुल यौगिक में आपको 2 लिगेंड मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 6 मिलेंगे। तो ये है संकुल यौगिकों के बारे में। तो संकुल यौगिकों के बारे में जो बातें करी हैं संयोजकता बंध सिद्धांत में और उन कमियों को कुछ को दूर किया गया है किसमें, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में। तो समझते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या कह रहा है। अपन ये तो मालूम है अपने को कि कोई भी संकुल यौगिक होता है उसमें 2 चीज़ें मेन रहती है, मेटल एंड लिगेंड। ठीक है, मेटल जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, मध्य में रहता है और लिगेंड से घिरा रहता है। मेटल बीच में रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु, और लिगेंड से घिरा रहता है। अब किसी में ये कह सकते हैं कि किसी में 4 लिगेंड हो सकते हैं, किसी में 6 लिगेंड हो सकते हैं, कहीं पर 2 लिगेंड हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार से हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं कि FeCN6 ये एक संकुल आयन है। ये एक संकुल आयन है। इस संकुल आयन में बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु Fe है और 6 लिगेंड हैं। तो Fe जो है घिरा हुआ है किससे, इन साइनाइड आयनों से। एक CN ये, एक CN ये, एक CN यहाँ पर, एक CN यहाँ पर, एक CN यहाँ होगा और एक CN यहाँ होगा। कुल मिला के यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा, उप सहसंयोजक बंध बनेगा। और ये जो है ये लिखा 4- FeCN6 4-। ये है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक में लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु इन 2 चीज़ें विद्यमान रहती हैं। अब इसके लिए जरूरी होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास खाली ऑर्बिटल हो। क्या हो, खाली ऑर्बिटल हो जिनमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके। मतलब कुल मिला के संकुल यौगिकों में शर्त ये रहती है कि बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन देता है, लिगेंड, और ग्रहण कौन करता है, मेटल, सेंट्रल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। चलो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम कि 1952 में ऑर्जल ने इस सिद्धांत का उपयोग संकुल में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति, कोई भी संकुल है उसमें धातु और लिगेंड बंध, इसके बीच के बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए किया कि जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की क्या क्या खासियत है, ये बात करेंगे हम। चलो शुरुआत करें। संकुल निर्माण में भाग लेने वाले लिगेंड क्या हो सकते हैं, या तो फिर ऋणायन हो सकते हैं। ऋणायन में चाहो तो आप फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, CN- ले लो, कोई भी हो सकते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं, लिगेंडों के टाइप्स में भी देखा था अपनों ने। या फिर कुछ उदासीन लिगेंड भी हो सकते हैं, जैसे NH3 है, H2O है, ये उदासीन लिगेंड। तो संकुल निर्माण में भाग लेने वाले लिगेंड या तो फिर क्या हो सकते हैं, ऋणायन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CN है ना, CN- आदि, या द्विध्रुव उदासीन अणु जैसे NH3, H2O आदि होते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट। ये CFT के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम अभी। दूसरी बात करें अपन, समझ में आ जाएगा, लास्ट तक पढ़ते जाओ बस। एक संकुल केंद्रीय धातु आयन तथा केंद्रीय धातु आयन से घिरे हुए लिगेंडों का संयुक्त समूह है। सही बात है। एक संकुल, जो कोई भी संकुल होगा वो क्या है, केंद्रीय धातु आयन तथा केंद्रीय धातु आयन से घिरे हुए लिगेंडों का समूह होता है। उसे क्या कहते हैं अपन, संकुल कहते हैं।
क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं, पढ़ चुके हम। मतलब कुल मिला के संकुल में क्या क्या आ जाते हैं, दो चीजें मेन हैं, लिगेंड्स आते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु आती हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु गिरा रहता है किससे, लिगेंड के द्वारा गिरे रहते हैं। अगला पॉइंट, धातु आयन तथा लिगेंडों द्वारा संकुल निर्माण के समय लिगेंड क्या है, बिंदु आवेश के रूप में ऋणात्मक सिरे की ओर से, किधर, कौन से सिरे की ओर से, ऋणात्मक सिरे की ओर से किधर की ओर जुड़े रहते हैं, मेटल की तरफ, ऋणात्मक सिरे की ओर से धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं। कौन सा सिरा काम आएगा उनका, ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरे की ओर से धातु आयन की ओर अग्रसर रहते हैं। अब बात करें बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य आकर्षण पूर्णतः विद्युत स्तरीय होता है। क्या बात करें यहां पर CFT के अकॉर्डिंग, जो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, विद्युत स्तरीय बता दिया उन्होंने। कक्षकों के अतिव्यापन नहीं होता है, जबकि अपन जो VBT में जो बात कर रहे थे वहां पर पूरी तरह से बात कर रहे थे कि कक्षकों के अतिव्यापन से बॉन्डिंग हो रही है, और कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं लिगेंड के कक्षक और धातु आयन के कक्षक। धातु आयन के खाली कक्षक और लिगेंड के भरे हुए कक्षक अतिव्यापन में ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं, और उनके बीच में उनमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, मेटल के खाली कक्षक में उन कक्षकों की ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बात करी थी हम लोग VBT में सहयोगिता बंध सिद्धांत में। लेकिन यहाँ पर क्या बात बोली CFT में कि विद्युत स्तरीय होता है ना, इनके मध्य, मतलब कोई भी जो आपस में जो ये जुड़े हुए तो कुछ न कुछ एक अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा, विद्युत स्तरीय होता है। आकर्षण पूर्णतः विद्युत स्तरीय होता है, कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है। कि कौन कह रहा है, CFT कह रहा है। तथा निर्मित बंध शुद्ध क्या होता है, आयनिक होता है। भैया CFT ने बोल दिया कि लिगेंड और मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड होता है वो एक तरह से क्या होता है, आयनिक होता है। जैसे कि ये लिखा आप लोगों ने Na+ और Cl-, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो जो बंध बनाने के लिए दे रहा है वो क्या है, ऋणायन है, और जो ग्रहण कर रहा है उसके वो क्या है, धनायन है। धनायन ऋणायन है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर लिगेंड जो है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड ऋणायन, लिगेंड ऋणायन और धातु धनायन, ध्यान रखना। ओके, अभी शायद मैंने क्या कह दिया था कि लिगेंड जो है, लिगेंड क्या होते हैं, ऋणायन के रूप में काम करते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, धनायन का काम करती हैं। तो धनायन ऋणायन के बीच में एक तरह से जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को क्या कहा, आयनिक बॉन्ड कह दिया। क्या कह दिया भैया, आयनिक बॉन्ड कह दिया। ये इस बॉन्ड को क्या कहा, CFT के अकॉर्डिंग आयनिक बंध कह दिया। लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के D कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब एक नई बात हो रही है कि D कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ओके, समझ में आ गया ये पॉइंट, चौथा पॉइंट। फिर पांचवा पॉइंट कि लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के D कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। कैसे हो रही वृद्धि D कक्षकों की ऊर्जा में, D कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मैं आपके सामने बताता हूं, ये D ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 और 5। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भैया, एनर्जी बढ़ गई तो ये ऊपर चले गए, इन कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ गई। जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो जो D ऑर्बिटल होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के पास, उनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी बढ़ गई। इमेजिनेशन करना है आपको बस, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले एनर्जी ये थे, इस लेवल में थे ऑर्बिटल, अब एनर्जी लेवल बढ़ गया। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी दो कंडीशन होगी कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। किसमें डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग कंडीशन में डिवाइड हो जाएंगे। 5, 3 तो नीचे आ गए और 2 ऊपर चले गए। इन 5 ऑर्बिटल्स में से 3 की एनर्जी कम है और 2 की एनर्जी ज्यादा है। यह होता है अष्टफलकीय संकुल में। किसमें होता है, अष्टफलकीय में, अष्टफलकीय संकुल में ये कंडीशन होती है। तो जो नीचे जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं, T2G। क्या कहते हैं भैया, T2G। और ऊपर वाले को कहते हैं EG। ऊपर वाले को ऑर्बिटल को कहा जाता है T2G, ऊपर वाले को EG और नीचे वाले को T2G। किस कंडीशन में, अष्टफलकीय संकुल में। लेकिन अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये जो है ऑर्बिटल्स हैं 5 ऑर्बिटल, इन एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में चले गए थोड़े से। अब यहाँ पर वापस क्या होंगे, ये डिवाइड होंगे, किस में होंगे, T2G और EG में।
तो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी में क्या होगा, Eg तो नीचे रहते हैं और T2G ऊपर रहते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब लिगेंड जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब लिगेंड जो है मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस टाइम पे मेटल के जो ऑर्बिटल रास्ते में पड़ते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब चतुष्फलकी संकुल बनेगा उस कंडीशन में रास्ते में कौन आ रहे हैं, T2G ऑर्बिटल आ रहे हैं। डी कक्षक के कौन से, T2G ऑर्बिटल आ रहे हैं। T2G में भी ये कौन से, dxy, dyz और dzx, और इनको कहते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ही ये dxy, dyz, dzx, और इनको कहते हैं अपन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है dz स्क्वायर। ये कंडीशन है। तो जब चतुष्फलकी संकुल बनता है, ध्यान से सुनिएगा, जब चतुष्फलकी संकुल बनता है तो रास्ते में कौन से आ रहे हैं, ये वाले ऑर्बिटल आ रहे हैं, T2G ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो T2G की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। और जब अष्टफलकी संकुल बनते हैं तो रास्ते में कौन से आ रहे हैं, Eg ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। Eg मतलब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल आ रहे हैं सामने रास्ते में। ठीक है, जब केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में तो ये रोल होता है। तो अष्टफलकी संकुल के लिए याद रखना T2G नीचे और Eg ऊपर रहते हैं। चतुष्फलकी संकुल के लिए क्या रहता है, Eg नीचे और T2G ऊपर। अभी ये दोनों संकुल को एग्जांपल लेके अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए, लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो रही है, हो गई वृद्धि। अब धातु के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। धातु के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। क्या हो रहा है, वापस जब मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तब कुछ ऑर्बिटल क्या है कि कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और कुछ की ज्यादा। तो यहाँ पे अष्टफलकी संकुल बनेगा तो ये वाले ऑर्बिटल हैं dxy, dyz, dzx, इनकी एनर्जी कम होगी और उनकी एनर्जी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो, धातु के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। लिगेंडों के मार्ग में आने वाले कक्षक की ऊर्जा, लिगेंडों के मार्ग में आने वाले कक्षकों की ऊर्जा अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। तो ये जो है लिगेंडों के मार्ग में आ रहे हैं ना, ये वाले। जब अष्टफलकी संकुल बनता है तो लिगेंडों के मार्ग में ये वाले ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो इनकी ऊर्जा अधिक है। जब चतुष्फलकी संकुल बन रहा है तो लिगेंडों के मार्ग में ये वाले ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो इनकी ऊर्जा में वृद्धि हुई। समझ लेना, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं लिगेंडों के मार्ग का निर्धारण किससे होता है, लिगेंड की प्रकृति। अब लिगेंड की प्रकृति कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। धातु आयन की प्रकृति, कौन सी धातु है, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, चतुष्फलकी संकुल बनेगा, अष्टफलकी संकुल बनेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा जो अलग अलग कंडीशन हो रही है। लिगेंड की संख्या, अगर 6 लिगेंड है तो कौन सा बनेगा, अष्टफलकी संकुल बनेगा, और अष्टफलकी संकुल बनेगा तो ये वाली कंडीशन होगी, और यदि चतुष्फलकी संकुल बनेगा तो ये वाली कंडीशन होगी। समझ में आ रहा ना। तो उस लिगेंडों की संख्या के ऊपर, लिगेंड की प्रकृति के ऊपर कि कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, धातु आयन कैसा है, धातु आयन के ऊपर किस टाइप से आवेश है, कौन से चार्जेस है, उस आधार पर जो है ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, धातु के डी कक्षकों में ऊर्जा वृद्धि में असमानता के कारण धातु के डी कक्षकों में ऊर्जा वृद्धि में असमानता के कारण धातु आयन के डी कक्षक भिन्न ऊर्जा समूहों में विभक्त हो जाते हैं। सही बात है, हो गए ना। धातु के डी कक्षकों में ऊर्जा वृद्धि में असमानता, ऊर्जा वृद्धि में असमानता के कारण धातु आयन के डी कक्षक विभक्त हो गए। किस किस में विभक्त हुए, T2G और Eg में। धातु आयन के डी कक्षक भिन्न ऊर्जा समूहों में विभक्त हो जाते हैं। यह विभाजन संकुल की ज्यामिति के अनुरूप विभिन्न प्रकार से होता है। संकुल की ज्यामिति कौन सी है, अगर अष्टफल की ज्यामिति है तो ऐसे ही विभाजन होगा, अगर चतुष्फल की ज्यामिति है तो ऐसे ही विभाजन होगा। चतुष्फल की ज्यामिति में 3 ऑर्बिटल ऊपर रह जाएंगे, 2 नीचे रह जाएंगे। अष्टफल की ज्यामिति में 3 नीचे और 2 ऊपर, मतलब नीचे वाले को T2G कहते हैं और ऊपर वाले को कहते हैं Eg। दोनों को क्या कहते हैं, Eg। तो मेरे हिसाब से साथियों ये चीज समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको क्लियर कर देता हूं, समझाता हूं अष्टफल की संकुल और चतुष्फल की संकुलों में। ये बातें हो गई CFT के बारे में। CFT के बारे में ये बातें बिल्कुल नोट कीजिएगा और इसको समझते हुए आप समझिएगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए, तभी आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, जो T2G और Eg के बीच में जो है
एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो होता है भैया, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो इनके जो बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेल जीरो। कितना होता है? डेल ओ, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं अपन, तो ये है स्टेट फर्स्ट और ये स्टेट सेकंड। ओके, और ये जो डिफरेंस होता है डेल जीरो जो है वो बराबर होता है भैया किसके बराबर होता है? डेल जीरो 10 DQ के बराबर। डेल जीरो बराबर होता है 10 DQ। डेल जीरो बराबर होता है 10 DQ। अब यहाँ पर अगर ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डी होगा वो होगा 0.6 डेल जीरो, है ना। यहाँ से एनर्जी इतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इस कंडीशन से देखेंगे तो यहाँ से एनर्जी इतनी क्या हो रही है? कम हो रही है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो है इसको जो अपन कहेंगे कम हो रही है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या है? कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? यहाँ पे 0.4 डेल जीरो। नोट कर लेना। या इसको ये कह सकते अपन 0.6 डेल जीरो बराबर 6 DQ और 0.4 डेल जीरो बराबर कह सकते हो आप 4 DQ। यहां तक क्लियर है? अब ये जो है इसमें इसका अपोजिट यहां होता है, ये डेल टी। यहां पे लिखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लिखेंगे? डेल टी लिखेंगे। और यहां पर जो है ये वाला जो डिफरेंस आएगा, ये वाला कितना लिखेंगे? 0.4 और ये वाला जो लिखेंगे हम 0.4 और ये लिखेंगे 0.6। तो ये डिफरेंस आएगा 0.4 0.6। अब देखो यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से ये समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जो डेल टी, इसके विपाटन की एनर्जी जो जरूरत पड़ती है वो इसके विपाटन की एनर्जी से आधी जरूरत पड़ती है। इसका जो विपाटन हो रहा है, डी कक्षकों का विपाटन, स्प्लिटिंग हो रहा है। स्प्लिटिंग हो रहा है, किसमें स्प्लिटिंग हो रहा है? T2G और EG में स्प्लिटिंग हो रहा है। तो यहां पर एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है बजाय अष्टफल की संकुल के। अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, धातु आयन में इलेक्ट्रॉन संख्या, धातु आयन में इलेक्ट्रॉन संख्या और दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या, दुर्बल क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या। फिर लिखेंगे अपन स्थायीकरण ऊर्जा, नोट करते जाइए, स्थायीकरण ऊर्जा। फिर अपन लिखेंगे प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए, प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, यहां पे संख्या की जगह लिख देते हैं व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के लिए इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। और फिर लिखते हैं अपन स्थायीकरण ऊर्जा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अष्टफलकीय संकुल के लिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? अष्टफलकीय संकुल के लिए इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, किस कंडीशन में? प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। और स्थायीकरण ऊर्जा क्या होगी? और प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए इलेक्ट्रॉन व्यवस्था कैसी होगी और स्थायीकरण ऊर्जा क्या होगी? अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हम जो है इसको जो डिवाइड कर देते हैं, किसमें डिवाइड कर देते हैं? T2G और EG। तो ये जो है आपको मालूम है कि अष्टफलकीय संकुल के लिए T2G कहाँ पर? नीचे है और EG ऊपर है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ T2G और इधर लिख लेता हूँ EG।
यहाँ पर लिख लेता हूँ T2G और यहाँ पर लिख लेता हूँ Eg। अब यदि डी में धातु आयन के पास अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ये कह सकते हैं, D2 है 2, D3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, D4 4, D5 5, D6 6, D7 7, D8 9, D8 8 और D9 9 और D10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए T2G में 3 ऑर्बिटल, Eg के 2, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 और ये 1 2, ये D10 के लिए। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनना। T2G 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखो अपने को भरना है D1 में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक भर दिया, यहाँ पर एक भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 भरने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 भर दिए, यहाँ पर 2 भरिए। प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। अब अपने को 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3, इधर भी भर दिए 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अपने को जैसे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो दुर्बल क्षेत्र के लिए तो क्या होगा 1 2 3 4 यहाँ पे भर दिए, और प्रबल क्षेत्र के लिए होगा 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ध्यान से देखिएगा। फिर 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो दुर्बल क्षेत्र के लिए 1 2 3 4 5, और इसमें जब भरेंगे इलेक्ट्रॉन प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होगा, तब जो केंद्रीय धातु है ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ऐसे होगी 1 2 3 4 5। जब 6 इलेक्ट्रॉन भरने तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे भरेंगे, और इसमें कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6। ये डिफरेंस आ जाता है केंद्रीय धातु आयन की जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं इनकी व्यवस्था में। अब आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे दोनों के लिए सेम कंडीशन है ना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में अपने को कहाँ कहाँ डिफरेंस दिख रहा है, आपको किस किस में डिफरेंस दिख रहा। ये वाला तो सेम है, ओके, ये वाला सेम दिख रहा, ये वाला भी सेम दिख रहा, ये वाला भी सेम दिख रहा। डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पर डिफरेंस आया एक तो कि इसमें ये दुर्बल क्षेत्र रहेगा तो डी ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, प्रबल क्षेत्र रहेगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ओके, फिर D5 की कंडीशन में डिफरेंस आ रहा बिल्कुल, D6 की कंडीशन में डिफरेंस आ रहा है, इसमें ऐसे भर रहे इसमें। D7 की कंडीशन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरे, उसमें ऐसे बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है। D8 की कंडीशन में दोनों में सेम टाइप से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। D8 की कंडीशन में दोनों तरफ सेम, D9 में भी सेम है और D10 में भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है, इस कंडीशन में D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, D4 D5 D6 और D7, D8 D9 D10 में तो सेम आ रहा है। देखो अब इसकी स्थायीकरण ऊर्जा निकालते हैं। तो स्थायीकरण ऊर्जा तो नीचे की साइड में है, तो नीचे की साइड में अपन क्या बोल रहे हैं इधर -0.4। इसकी भी क्या होगी
-0.4। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 0.4 और 0.4 क्या आ जाएंगे, -0.8, ध्यान रखना। और यहाँ पे आ जाएगा -0.8, यहाँ पर भी आ जाएगा -0.4, 0.4, 0.4 जोड़ेंगे तो -1.2, -1.2। यहाँ तक सेम सिमिलर है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा कि -0.4, -0.4, -0.4 कितनी हो गई, 1.2, -1.2, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या है 0.6, तो -1.2 में से 0.6 माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 0.6। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस का 1.6, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4, ओके, डेल जीरो एनर्जी चाहिए, तो यहां पर -1.6। अब यहां पर देखो -0.4, -0.4 और -0.4, -1.2, और ये हो जाएगा 0.6 और 0.6, प्लस का क्या हो रहा है 1.2, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.0 आएगी। यहां पर -0.4 5 बार करेंगे तो -2.0 आएगा। क्लियर है यहां तक। यहां के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 के लिए तो क्या है -0.4, तो -0.4 तो -1.6 हो गया, -1.6 में से ये जाए -1.6 और इधर क्या है प्लस का 1.2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 0.4, समझिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -0.8, -0.4 तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा -2.0, और ये कितना है 1.2, तो 0.8 माइनस का आएगा। माइनस की बड़ी संख्या है, इसमें तो घटा रहे हैं तो माइनस आया लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1.2, कितना हो जाएगा 24, है ना, 2.4 में से 1.2 गया, और माइनस का बड़ा संख्या है तो -1.2 लिखा। यहाँ पर 0.6, 2.4 माइनस कितना करेंगे 6.6 होता है तो 1.8, इसमें से ये घटाएंगे तो 0.6 आ जाएगा, माइनस का 0.6। यहाँ पर कितना आ रहा, यहाँ पर 2.4 माइनस 2, ये माइनस का 2.4 है ना, और ये प्लस का 2.4, क्योंकि एक के लिए 0.6 है तो 6 चौकी 24, 2.4 आ रहा है, तो यहाँ पर 0.0। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे माइनस का 2.4। फिर अब जैसे अब 2.4 तो हो गया, अब 2.4 में से 0.6 से घटा लेंगे तो माइनस का 1.8, फिर और 2.46 में से 1.2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1.2, और यहाँ पे आ जाएगा 0.6 माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा 0.0। तो ये देखिए अपनों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्थायीकरण ऊर्जा निकाली। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमने स्थायीकरण ऊर्जा निकाली। ये डायग्राम का आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत चीज काम में आने वाली है, बहुत जबरदस्त चीज है ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, ये प्रबल क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। किस कंडीशन में, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो उस कंडीशन में। मेरी बात को साथियों आप समझ चुके होंगे। अब आपको ये एक चीज करवा दी, अब अगला आप खुद निकालोगे स्थायीकरण ऊर्जा, किसके लिए, चतुष्फलकी संकुल के लिए। आपको खुद को निकालना है। चतुष्फलकी संकुलों के लिए देखेंगे दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था और प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। क्या कर दोगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, Eg को इधर लिख लेना और T2G को इधर लिख लेना। Eg को इधर लिख लेना, T2G को इधर लिख लेना, और आप स्थायीकरण ऊर्जा निकाल सकते हो। ठीक है, Eg को इधर, T2G को इधर, और फिर इलेक्ट्रॉन को इसी तरह से भरना है अपने को। अब देखो ये स्थायीकरण ऊर्जा निकालना आ गई अपने को कि D3 के लिए दुर्बल क्षेत्र के लिए कितनी होगी, D4 के लिए दुर्बल क्षेत्र के लिए स्थायीकरण ऊर्जा कितनी होगी, प्रबल क्षेत्र के लिए, प्रबल क्षेत्र की कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि जो है D4 के लिए, ये D4 है, D4 के लिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए कितनी होगी, ये D4 के लिए कितनी होगी, तो कितनी होगी -1.6 होगी। दुर्बल के लिए कितनी होगी 0.6 होगी। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग IIT नीट के लेवल का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और है बहुत ईजी अगर समझ में आ जाए तो। ओके, चलो अब मैं मिटा रहा हूं इसको, देखना ध्यान से। ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना आप कि ऊपर की तरफ हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.4 आएगा और नीचे के लिए क्या आएगा 0.6 आएगा स्थायीकरण ऊर्जा। तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो कैसे भरेंगे, इसमें दुर्बल क्षेत्र के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इसमें दुर्बल क्षेत्र के लिए 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऐसे भर रहे हैं, इसमें भर रहे हैं 1 2 और 3 ऐसे भर रहे हैं। चतुष्फलकी संकुल के लिए कंडीशन है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 ऐसे भरेंगे। फिर इसमें भरेंगे अपन 1 2 3 4 5, इसमें भरेंगे 1 2 3 4 और ये 5 प्रबल क्षेत्र के लिए। किस कंडीशन में, चतुष्फलकी संकुल के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6 भरा। इसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें भरेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसमें भरेंगे अपन 1 2 3 3 4, ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है और ये 8वां है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम टाइप से भरा रहा है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। और इसी तरह से अपन जिस तरीके से अपनों ने इसके लिए 0.6 मानेंगे, इसके लिए कितनी मानेंगे, T2G के लिए हर एक के लिए 0.4 मानेंगे। और इसी तरीके से अपनों ने जो है जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी निकाली, उसी तरह से अपन जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी अपन जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी निकाली, उसी तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी अपन स्थायीकरण ऊर्जा निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है अपने को कैसे क्या निकालते हैं, कैसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड अगर चतुष्फलकी संकुल में है तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे डी ऑर्बिटल में, ये बातें अपनों ने देखी। और मेरे हिसाब से ये वाला लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपने टेबल देखी होगी बुक्स में कि ये कोई कैसी टेबल है, इसमें क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको इस लेक्चर में मिली। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा एडवांस लेवल में चले गए अपन, IIT नीट के लेवल में चले गए आज के इस लेक्चर में। सिंपल वे में जो बोर्ड की एग्जाम होती है उनमें क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा टिपिकल बहुत कम बनता है, कभी कभी बन जाए तो ठीक है, बाकी बहुत कम बनता है। लेकिन आज जो अपनों ने बात करी है कुछ एडवांस लेवल की बात करी है। ओके साथियों, तो आप सिस्टमेटिक स्टडी करिए। इस यूनिट की अपनों ने 13 लेक्चर पढ़ लिए हैं आज इस लेक्चर समेत। और अब हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है और सिस्टमेटिक पढ़ना। हमने 2 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिस्टमेटिक पढ़ चुके हैं, एक तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन और एक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। ये उपसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर फिनिश। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इंतजार कीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।